हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीड स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर फूल का पार्ट बात करते हैं तो उसमें जो आवश्यक चक्र होता है पुमंग और क्या स्त्री केसर। तो पुमंग और स्त्री केसर में हम लोग देखे थे कि पुमंग में क्या चीज़ें बनता है, तो परागकण का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो स्त्री केसर होता है तो स्त्री केसर के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो स्त्री केसर के अंदर बीजांड होता है। बीजांड के अंदर उसका क्या हम लोग पढ़ते हैं कि उसका गुरु बीजाणु धानी जो बनता है, गुरु बीजाणु जो कोशिका बनता है वो 4 बनता है, जिसमें से हम लोग क्या देखे थे कि 4 में से 3 गो अविकसित होता है, एक क्या होता है विकसित होता है। जो एक विकसित होता है वो क्या करता है, तो उसका कोशिका क्या होता है डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और विभाजन के थ्रू कितना केंद्रक का निर्माण करता है, तो 8 केंद्रक का निर्माण करता है। हम लोग पढ़े थे 8 में से पढ़े थे कि 3 निभाग की ओर चला जाता है और 3 कहाँ पे चला जाता है बीजांड द्वार की ओर चला जाता है और 2 कहाँ पे रहता है बीच में रहता है। तो जो हम लोग पढ़े थे कि इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि उसमें जो एक कोशिका होता है अंड कोशिका होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अंड समुच्च कोशिका कहते हैं तीनों को मिलाकर। और उसमें तीनों में से एक वो क्या होता है अंड कोशिका होता है और 2 क्या होता है सहायक कोशिका होता है। तो वही वो इसमें युग्मक का काम करता है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि जो परागकण होता है, तो परागकण कहाँ पे बना है, तो परागकण परागकोश में बना हुआ है। और ये जो अंड कोशिका बना हुआ है कहाँ पे बना हुआ है, तो ये स्त्री केसर के बीजांड के अंदर बना हुआ है। अब ये दोनों मिलेगा तो मिलने का कुछ प्रोसेस तो होगा कि परागकण क्या होगा। जैसे अगर फूल का बात करेंगे हम लोग, तो फूल में क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं फूल का, तो एक तरफ यहाँ पर मान लो कि ये क्या है, ये हमारा स्त्री केसर है और ये क्या होता है पुंकेसर होता है। पुंकेसर में इसमें परागकण बन चुका है, इसमें क्या है परागकण बन चुका है और यहाँ पे इसके अंदर बीजांड है और बीजांड के अंदर यहाँ पर ये जो बीजांड है इसमें अंड कोशिका है जो बीजांड है इसमें अंड कोशिका है, वो अंड कोशिका के साथ ये परागकण जो है उसके साथ जाकर क्या करने वाला है मिलने वाला है। तो पहला प्रोसेस क्या होता था, पहला प्रोसेस परागन होता है। पहला प्रोसेस हमको क्या देखने को मिलता है परागन की क्रिया देखने को मिलता है। परागन की क्रिया का मतलब क्या समझाया गया है, इसमें से परागकण निकल के कहाँ पे पहुंच जाए वर्तिकाक पे पहुंच जाए, तो ये पहला प्रोसेस होता है यहाँ से यहाँ जाने का। तो वर्तिकाक तक जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं परागन कहते हैं। उसमें परागन में हम लोग देखे थे परागन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार में हम लोग देखे थे एक 100 परागन होता है, क्या होता है पर परागन होता है। तो इतना कम से कम आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा 100 परागन पर परागन कोई पूछे तो बगल वाला को समझा सके। बगल वाला समझ रहे हैं ना, अपना में डिस्कशन कीजिएगा तो ज्यादा फायदा होता है कि क्या होता है शब्द याद हो जाता है, ये बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को लगता है सिर्फ बैठ जाते हैं क्लास में चाहे क्लास के पहले तो बेकार का बात करते हैं, लेकिन वही डिस्कशन कीजिएगा तो वही फायदा करेगा। डिस्कशन कर लीजिए तो 2-4 को शब्द याद हो जाएगा बोलने के लिए, अपने आप याद हो जाएगा, उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी को बगल को अपने स्टूडेंट अपने साथी को समझाइएगा, अपने आप क्या हो जाता है सब चीज याद हो जाता है, लिखने में भी आसानी हो जाता है। तो ये काम जरूर कीजिएगा तो ज्यादा चीजें डेवलप होगा और शब्द भी याद होते जाएगा। अब कोई चीज लिखने के लिए शब्द का सबसे पहले जरूरत होता है, शब्द याद नहीं रहेगा तो नहीं लिख पाइएगा। थोड़ा सा बताइए तो 100 परागन बता पाएंगे? 100 परागन क्या होता था? देखिए एक एक शब्द आप नहीं याद कर पाते, यही कारण है। अभी हम आपसे पूछेंगे कि परागकण का निर्माण कहाँ पे होता है, परागकण का निर्माण कहाँ पे होता है? नहीं सही से बता पा रहे। तो ये सब थोड़ा सा वीकनेस है इसलिए कि नहीं पढ़ रहे। जितना ज्यादा पढ़िएगा जितना ज्यादा डिस्कशन कीजिएगा उतना फायदा होता है। 100 परागन के बताएंगे क्या? 100 परागन किसको कहते हैं, या आप बताइए खुशी। 100 परागन क्या होता है? बैठिए। जब एक ही पुष्प के अन्य पुष्प पे वर्तिकार परागकण वर्तिकार को पहुंचे तो उसे स्वपरागन कहते हैं। एक ही पुष्प की एक ही पुष्प की एक ही पौधा चाहिए।
दूसरे पुष्प पे या अपने पुष्प पे, अपने पुष्प दोनों हो सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। लेकिन वही सेम जाति के दूसरे पौधे के दूसरे पुष्प पे पहुंच जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। बेटी ये दो होता है, स्वपरागण पर परागण होता है, तो इसको हम लोग परागण क्रिया। लेकिन हम लोग डिस्कशन यहाँ पे आज ये करना है कि जब भी हम लोग बात करते हैं कि ये परागण जो है, परागकण जो है, मान लो कि यहाँ से परागकण निकल के दूसरे फूल के वर्तिकाक पे जाता है, यहाँ से परागकण निकल के अपने फूल वाला नहीं दूसरे फूल के वर्तिकाक पे जाता है, तो अपने आप तो नहीं जाएगा, उसको जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो माध्यम के रूप में क्या क्या चीजें यूज होता है, माध्यम के रूप में क्या क्या चीजें यूज होता है, कौन लेके जाता है यहाँ से परागकण वर्तिकाक तक, कौन कौन लेके जा सकता है। अगर हम लोग प्राकृतिक रूप से बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से कौन कौन लेके जा सकता है, तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कौन कौन लेके जा सकता है। उस परागकण को पक्षी द्वारा जा सकता है, कीट द्वारा जा सकता है, जानवर द्वारा जा सकता है, जल के द्वारा जा सकता है, वायु के द्वारा जा सकता है। लेकिन ये सब के सब प्राकृतिक रूप से जाता है, इसमें इंसान कुछ भी नहीं करता है। लेकिन कभी कभी क्या किया जाता है, पर परागण कराने के लिए इंसान भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करता है। इंसान द्वारा भी क्या किया जा सकता है, एक जगह से परागकण लेकर दूसरे जगह वर्तिकाक पे लेके जाया जा सकता है। जब इंसान, तो उसको हम लोग प्राकृतिक रूप से नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कृत्रिम रूप से कहते हैं। उसमें जो पर परागण कराया गया वो कैसा कराया गया, कृत्रिम रूप से कराया गया। लेकिन हम लोग को यहाँ पे जो ये पढ़ना है वो किसके पढ़ना है, तो यहाँ पे प्राकृतिक रूप से जो होता है तो कीट के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा होता है, जानवर के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है, वायु के द्वारा होता है। तो कैसे जाता है एक जगह दूसरे जगह, कैसे ये कीट लेके जाता है, तो कीट द्वारा हो, उसको हम लोग कीट परागण कहते हैं, उसको पक्षी परागण कहते हैं, जंतु परागण कहेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या, ये गलत लिखा हो, ठीक, जल परागण कहेंगे, वायु परागण कहेंगे। तो इस तरह से सबके द्वारा क्या होगा कि परागकण ये पर परागण में ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी पर परागण में भी होता है, हम बताए भी थे कि स्वपरागण पर परागण में डिफिनेशन थोड़ा सा हमेशा बदलते रहता है। स्वपरागण का मतलब ये बताया जाता है कि अपने यहाँ पे बताए थे कि अगर एक ही फूल के इसके परागकण निकल के अपने फूल के वर्तिकाक पे चला जाए या उसी पौधे के दूसरे फूल पे चला जाए, तो जब दूसरा फूल पे जाएगा तो ऑब्वियस है कि वो भी स्वपरागण ही कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, माध्यम जो लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, पर परागण के लिए लिखा हुआ है। इसीलिए अगर माध्यम के हिसाब से बात करेंगे और दूसरे फूल पे जाता है अपने पौधे के, तो उसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, पर परागण कह देते हैं। लेकिन अनुवांशिक रूप से उसको हम क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। ये सब सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा लोग। ये जो दूसरे फूल पे जाता है ना अपने ही पौधा के, तो अनुवांशिक रूप से स्वपरागण कहते हैं। अगर ये माध्यम का हिसाब से देखेंगे तो क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। इसीलिए कहीं पर 10 क्लास के साथ बुक में थोड़ा सा डिफिनेशन में भी अंतर हम लोग को देखने को मिल जाता है जब हम लोग पहले पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग एक एक कर करके पढ़ेंगे कि कैसे कीट के द्वारा पर परागण होता है, कैसे पक्षी के द्वारा होता है, कैसे जानवर के द्वारा होता है, कैसे जल के द्वारा होता है, कैसे वायु के द्वारा होता है। सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो कीट परागण देखने वाले हैं। तो कीट द्वारा परागित होने वाले हर एक पौधा, हर एक जो पुष्प रहेगा उसमें हमेशा परागण कीट के द्वारा नहीं हो जाता है। कीट के द्वारा होने के लिए उस पौधे में कुछ ऐसा गुण होना चाहिए जो कीट के द्वारा क्या हो सकता है, पर परागण हो सकता है। तो उसके लिए क्या गुण होना चाहिए जो कीट के द्वारा पर परागण हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जो कीट द्वारा पर परागण होता है उसी को हम लोग कीट परागण कहते हैं। लेकिन इसके लिए क्या चीज है, तो कीट परागण कौन करता है, कीट के रूप में कीट किसको बोलते हैं, ये आइडिया है ना सभी को। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कीट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मधुमक्खियां हो सकता है, तितली हो सकता है, भृंग हो सकता है, तो ये सब कीट परागण करता है। अब ये कीट परागण ये लोग क्यों करने जाता है, इसके पीछे भी तो रीजन होगा ना, उन लोग परागण क्रिया क्यों कराएगा, कोई कारण होगा तब तो कराएगा। ऐसे तो जाके परागण क्रिया नहीं करा देगा, परागकण लेगा दूसरे को तक पहुंचा देगा। तो इंसान है ना, इतना दिमाग तो है नहीं, इतना काम करेगा लोग। इसके पीछे कारण क्या होता है, तो ये लोग जाता है कीट जो होता है फूलों के पास इसलिए जाता है, उसमें क्या होता है, मकरंद होता है। मकरंद का मतलब समझाए थे, मकरंद क्या होता है, एक मिठास टाइप का उसमें से पदार्थ निकलता है। जो फूल होता है उसके पुंकेसर में से, या उसके बोल सकते उसके पुंकेसर में से
या बादल में से क्या होता है, मकरंद निकलता है मिठास टाइप का, उसी को खाने के लिए ये लोग क्या करता है, जाता है। तो पहला तो फूल में से मकरंद निकलना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे क्या होना चाहिए, आकर्षित होना चाहिए। मतलब फूल देखने में क्या होना चाहिए कि उसको अपने तरफ क्या किया जा सके, आकर्षित किया जा सके। जैसे कि इंसान भी क्या होता है, फूल की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। अलग अलग फूल देखकर लगता है ना कि ये फूल बहुत ज्यादा अच्छा है, देखकर पता चलता है, तो उसको आकर्षण बोलते हैं। तो वैसे ही कीट को भी ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसमें से उसको मकरंद मिल सके और आप उसको आकर्षित अपने आप कर सके, तो ऐसा फूल का नेचर होना चाहिए। कुछ ज्यादा ही हम स्लाइड बढ़ा दिए है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही चीजें लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, कीट परागित पुष्प में क्या क्या मौजूद होना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है अकेला पुष्प बड़ा और रंगीन होता है। तो इसमें जो पुष्प होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और रंगीन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, रंगीन होना चाहिए कीट परागन के लिए। बहुत सारा परागन के लिए रंगीन होना जरूरी नहीं है, लेकिन कीट परागन होने के लिए रंगीन होना क्या है, जरूरी है। छोटे पुष्प एक साथ मिलकर एक बड़े पुष्प का समान रचना बनाते हैं, जैसे सूरजमुखी। सूरजमुखी का अगर फूल देखिएगा तो छोटा छोटा फूल मिलकर क्या बना लेता है, उसमें अंदर छोटा छोटा फूल रहता है, और वही मिलकर क्या बनाता है, बड़ा सा फूल का निर्माण करता है। और फूल सुगंधित होना चाहिए। कीट परागन होने के लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसा होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए, और उनमें कीट को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मतलब वही मकरंद विद्यमान होना चाहिए। तो पहले तो रंगीन होना चाहिए कीट परागन होने के लिए, उसके बाद उसमें मकरंद पाया जाना चाहिए कि मकरंद होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो उसमें मकरंद होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है कि वर्तिकाक की सतह चिकने पदार्थ का स्राव करती है, जिसे परागकण उस पर चिपक जाते हैं। देखिए वर्तिकाक जो होता है, तो वर्तिकाक का कैसा, वहां पे एक पदार्थ स्रावित करता है चिकना टाइप का, जिससे क्या होता है कि परागकण उसके पास जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई कीट आया, यहाँ पे इस पर आकर बैठा या इसके आसपास आया, तो ये पदार्थ से जो परागकण लेके आया हुआ है उसके शरीर पर चिपका हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिक इसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। इसलिए कि इसमें क्या होता है, पदार्थ कुछ ना कुछ स्रावित होता है जो कि चिकना होता है और चिपचिपा होता है। परागकण बड़े मोटी भित्ति वाले तथा उनकी सतह पर नुकीले कांटे की तरह संरचना होती है। जो परागकण होता है, तो परागकण तो थोड़ा साइज में बड़ा होता ही है, उसके साथ साथ उसमें क्या होता है, नोकीला टाइप का रहता है। नोकीला टाइप का मतलब क्या कि ऐसा रुआ टाइप का रहेगा जो किसी की सतह से आसानी से क्या हो जाएगा, चिपक जाता है। बहुत सारा ऐसा आप लोग भी देखे होंगे कि हम लोग के कपड़े में भी बहुत सारी चीजें ऐसा देखने को मिलता है जो चिपक जाता है, दिखता है ना, कोई कोई ऐसा पौधा के पार्ट होता है। तो उसी प्रकार से परागकण होता है जो कि अगर कीट उसके आसपास जाता है उसके शरीर से क्या हो जाता है, वो चिपक जाता है, उसमें कांटेदार का टाइप का उसमें निकला हुआ रहता है, तो आसानी से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो ये सब क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए कीट परागन होने के लिए। क्या हुआ, आप आगे आइए, पीछे कहाँ चले गए, ले बाद में है ना, कहाँ जगह है, यहाँ के बैठिए। कीट परागन करने के लिए उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, कीट परागन होने के लिए उसमें क्या क्या गुण पाया जाता है। सबसे पहले रंगीन होना चाहिए, ठीक, मकरंद पाया जाना चाहिए, मकरंद होना चाहिए ना, मकरंद होना चाहिए। रंगीन होगा तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, आकर्षित होगा, तो रंगीन तो होना ही चाहिए, मकरंद होना चाहिए, ये सब बात ध्यान में रखना चाहिए। और उसमें जो परागकण होता है कैसा होता है, तो उसमें कांटेदार होता है, जो क्या होता है उसके कीट के सतह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और जो पराग वर्तिकाक होता है, वर्तिकाक पे क्या देखने को मिलता है, तो एक पदार्थ स्रावित होता है जो चिकना पदार्थ होता है, जो चिपचिपा होता है, जो क्या करता है, परागकण को अपनी सतह से क्या कर लेता है, चिपका लेता है। अब देखिए यहाँ पर जितना भी शब्द आ रहा है, वर्तिकाक, परागकण, बहुत लोग को ये कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा। हम एक दो लोग पता है इसमें बैठे होंगे जिनको ये सब कुछ भी सुन के पता नहीं चल रहा होगा क्या हम बोल रहे हैं। इसके पीछे वही रीजन है कि क्लास अच्छे से नहीं करते हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा, हमको पता है।
हाँ, परागकण, वर्तिकाग, ठीक, परागकण, वर्तिकाग, ये सब पता चलना चाहिए। जब तक आप लोग रिवीजन नहीं कीजिएगा वो सब नहीं पता चलेगा, और ये सब तो और नहीं फिर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रंग, कि रंग कैसा कैसा होना चाहिए। तो देखिए, मधुमक्खी को आकर्षित करने वाला कलर कौन कौन सा होता है, कि उसके फूल की तरफ आकर्षित कर सके। इसे थोड़ा कलर याद रखना है, नीला, पीला, मिश्रित कोई कलर है तो वो सब क्या करता है कि मधुमक्खी को अपने ओर आकर्षित करता है। वही है शलभ या मॉथ बोलते हैं को आकर्षित करने वाले फूल, ये भी एक कीट का हिस्सा है, ठीक। फूल को अत्यंत सुगंधित होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे दूसरा कान लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, सुगंधित होता है। किसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये क्या करता है, आकर्षित करता है। तो या शलभ या मॉथ हो को आकर्षित करने के लिए फूल क्या होता है, अत्यंत सुगंधित देखने को मिलता है। तो सुगंध उसमें होता है तो उससे भी क्या होता है, आकर्षित होता है बहुत सारा चीज। तितलियां का बात करेंगे, अधिकतर तितली को अगर कौन सा कलर ज्यादा पसंद आता है तो यहाँ पर क्या होता है, लाल और नारंगी। ये सब ऐसे ही नहीं लिखा रहता है, सब रिसर्च करके लिखा हुआ रहता है। उसके आसपास ऐसा घटना घटाया जाता होगा, जिसको देखा जाता होगा, उससे सब अंदाजा लगाया जाता है कि किस कीट को कैसा कलर पसंद होता है। मधुमक्खियां वैसे फूलों को पसंद करती है जिनमें न तो सुगंध होता है और न ही भड़काऊ रंग हो। अब देखो, मधुमक्खियां वैसे फूलों को पसंद करती है जिनमें न तो सुगंध होता है और नहीं भड़काऊ रंग होता है। मतलब जो उसको कलर पसंद है उससे दूसरा कलर अगर होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भड़काऊ रंग कहेंगे, और उसमें कोई सुगंध से उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही अगर दूसरे को बात करेंगे, यहाँ पर जैसे शलभ लिखा हुआ था, ये क्या होता है, ये अत्यंत जो सुगंधित होता है उसी के पास ये जाता है। जैसे कुछ में दिया हुआ है नाम, ये कहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है जिसमें ये कीट परागण होता है। तो जैसे केला, अरबी, एफिवेरिया इत्यादि में कीटों द्वारा क्या होता है, परागण होता है। तो कुछ एग्जाम्पल याद रखना जरूरी हो जाता है, इसलिए कभी पूछ देगा कीट परागण इनमें से किस में होता है, तो एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। मोसेडा नामक पौधे में एक बादल बड़ी सी सफेद पत्ती के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और यह कीट को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन झंडे के कार्य करता है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक पौधे का नाम दिया हुआ है, कौन सा पौधा, मुसेंडा, ठीक। ये एक पौधा है जिसका क्या होता है, जो बाह्यदल होता है। ये एक पौधा है जिसका जो बाह्यदल होता है, बाह्यदल बड़ी होकर कैसा रूपांतरित हो जाता है। बादल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि बादल पहले कैसा दिखता है, कलर कैसा होता है बादल का, हरा होता है। लेकिन ये इस पौधे में क्या होता है कि ये बाद में रूपांतरित होकर इसका कलर कैसा बदल जाता है, 12 सा पत्ती दिखने लगेगा, कैसा, सफेद पत्ती दिखने लगेगा, जिसको क्या करता है, कीटों को अपने ओर आकर्षित करता है। और इतना ज्यादा बड़ा दिखता है कि वो क्या आकर्षित करने के, जैसे क्या होता है कि अलग अलग झंडा दिखाया जाता है अलग अलग चीजों के लिए, पता है ना, जैसे ट्रेन को रोकने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लाल दिखाते हैं, ठीक। तो उसी प्रकार से यहाँ एक क्या करता है, इसका एक सफेद पत्ती दिखेगा जो कीटों को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। वो दूर से ही थोड़ा दिखाई देगा, समझने का मतलब यही हुआ कि वो दूर से दिखाई देगा, जो कीटों उसको देखकर क्या होगा, आकर्षित होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद सुगंध जरूरी होता है। बहुत सारे कीटों को क्या करता है, सुगंध के कारण अपने ओर आकर्षित करता है। जो भी पेड़ पौधा होता है उसमें जो सुगंध होता है उसके कारण कीटों को अपने ओर क्या कर लेता है, आकर्षित करता है। तो सुगंध के बारे में दिया हुआ है, फूलों में सुगंध कीट को आकर्षित करती है। इस प्रकार पुष्प मुख्यतः रात में खिलते हैं। तो जिसमें ज्यादा सुगंध होता है वो ज्यादातर हम लोग कब दिखने को मिलता है, रात में देखने को मिलता है। रात की रानी जो होता है इसमें भी बहुत ज्यादा सुगंध होता है, जो कि रात में ही देखने को मिलता है। हर सिगार होता है, जूही होता है, तो ये सब पौधा का नाम है। ये सब थोड़ा सा दिखता है, जो कि हर सिगार का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा, जूही का स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये इसका तो स्ट्रक्चर ज्यादातर मैच करता है कि चमेली वाला जो पौधा होता है उससे मैच करता है। तो ये एक्चुअल में चमेली नहीं होता है, उसके जैसा होता है। तो ये सब जो होता है ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, सुगंध देता है, और रात में इसका सुगंध ज्यादा देखने को मिलता है।
कुछ फूल ऐसे गंध फैलाते हैं जो मनुष्य को पसंद नहीं आते हैं, परंतु क्या होता है, कीटों को पसंद आते हैं। तो कुछ ऐसा पौधा भी है जो मनुष्य को उसका सुगंध पसंद नहीं आता है, लेकिन कीट को पसंद आएगा। जैसे एक नाम दिया हुआ है जमीकंद। देख, तो ये एक पौधा है जिसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें ये इसका जो महक होगा, सुगंध होगा, इंसान को पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या होगा, कीट को पसंद आता है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही कंटेंट हम लेते हैं कि जो क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। कैसे आज की डेट में देखिएगा बायोलॉजी में, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है लगभग। जो 12 का बुक पढ़िएगा, 12 का बुक में लगभग आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50% to 60% इससे रहता है, बाकी अलग अलग टाइप से देखने को मिल जाता है। लेकिन सब्जेक्टिव लिखने में तो कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत आसान पूछता है। 2-3 साल से हम देखते हैं बायोलॉजी में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्या होता है, मकरंद होता है। मकरंद बहुत पहले से बताते आ रहे हैं कि मकरंद क्या होता है। यहाँ पर इसका डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। दलों के आधार पर जो दल होता है, दल 2 प्रकार के होते हैं ना, बाह्यदलपुंज और दलपुंज। या तो दल के आधार पर है, आधार किसको बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा को दल के आधार पर रहेगा, या कभी कभी कहाँ पे देखने को मिलेगा, पुंकेसर के आधार पर क्या होता है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती है, उसी से क्या निकलता है, मकरंद निकलता है। जैसे फूल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, बाहर में ये पत्ती होगा और नीचे सबसे क्या होता है, तो नीचे वाला ये क्या होता है, दलपुंज होता है, ये दल होता है। उसके बाद क्या होता है, पुमंग होता है। उसके बाद क्या होता है, स्त्रीकेसर होता है। ठीक, तो ये बोल रहा है कि जो ये मकरंद ग्रंथि जो देखने को मिलता है वो कहाँ पे होता है, या तो ये दोनों है ना, जो ये वाला क्या है दलपुंज, ये बाह्यदलपुंज है। तो दोनों की यहाँ पे आधार पर देखने को ये ग्रंथि मिल सकता है, या दूसरा कहाँ पे देखने को मिल सकता है, पुंकेसर वाला में। तो कहीं पर भी ये दोनों ग्रंथि देखने को मिल जाएगा, या तो इस पर रहेगा या तो इस पर रहेगा, ये ग्रंथि होता है। और यही ग्रंथि क्या करता है, मकरंद का स्राव करता है। स्राव मतलब जानते हैं लोग ना, निकलना। तो कोई भी चीज स्रावित होता है, निकलता है पदार्थ कोई ना कोई ग्रंथि से ही। हम लोग शरीर में भी बहुत सारा ग्रंथि है, पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट ग्रंथि 10 क्लास में भी पढ़े हैं, 5 को 6 को पढ़े है ना, जो क्या करता है, अलग अलग पदार्थों को स्रावित करता है, जो कि अलग अलग काम कराता है। ग्रंथि से जो भी पदार्थ स्रावित होता है वो अलग अलग काम को कराता है। तो इसमें भी क्या होता है, ग्रंथि पाया जाता है जो क्या करता है, मकरंद को स्रावित करता है। और यही मकरंद लेने के लिए क्या होते हैं, कीट इसके पास आते हैं। तो ये जो ग्रंथि होता है, ध्यान में रखिए कहाँ पे हो सकता है, या तो दल मतलब दोनों दल हो सकता है, बाह्यदलपुंज या दलपुंज। तो दोनों में से कहीं पर भी इसके आधार पर देखने को मिल सकता है, या पुंकेसर पर देखने को मिल सकता है। इस ग्रंथियों से एक मीठे रस स्राव होता है, जिसके लिए कीट क्या होता है, इस प्रकार के फूलों की ओर आकर्षित होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि इसमें जो निकलता है वो क्या होता है, मीठा रस होता है। उसी को क्या करता है लोग लेता है। जैसे कि अगर मधुमक्खी का बात करेंगे तो हम लोग जो क्या करते हैं, शहद खाते हैं, उसी का पार्ट होता है, उसी को यहाँ पर लेकर आकर क्या करता है लोग, उसमें जाकर छोड़ देता है लोग, जिससे हम लोग वही क्या करते हैं, बाद में उसको खाते हैं। और ये सब फायदेमंद भी होता है, ऐसा नहीं कि ये सब खाते हैं लोग, जो भी इसका जो होता है वो खाने योग्य होता है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट तो नहीं खा सकते हैं। कोई कोई खाते भी है तोड़कर, फूल का हिस्सा कोई कोई नहीं खाता है लोग। तो ये था 3 वो चीजें कीट को अपने और आकर्षित करने के लिए। 3 चीजें, एक तो रंग, दूसरा एक रंग पढ़े और क्या पढ़े, मकरंद पढ़े और सुगंध। ठीक, तो 3 चीजें पहले होना चाहिए कीटों को अपने और आकर्षित करने के लिए। तो पौधा में ये 3 गुण देखने को मिलता है अलग अलग कीटों को अपने और आकर्षित करने के लिए। रंग होना चाहिए, मकरंद होना चाहिए और सुगंध होना चाहिए। अब आगे दिया हुआ है वर्तिकाग और परागकणों में अनुकूलन होना चाहिए परागण क्रिया होने के लिए। तो ये किस प्रकार का अनुकूलन होना चाहिए, अनुकूलन शब्द का मतलब पता है ना क्या होता है, अनुकूलन एक होता है अनुकूल, दूसरा होता है प्रतिकूल। आप सुनते ही होंगे। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब जिस स्थिति में हम क्या है, मतलब हमको जिस स्थिति में कंफर्टेबल मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
अनुकूलन स्थिति कहते हैं। जिसमें हमको कंफर्टेबल नहीं महसूस होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। ठीक, तो ये डिपेंड करता है सबकी, सभी कोई अपने घर पर क्या करते हैं, अनुकूलित महसूस करते हैं। लेकिन वही नए जगह पर चले जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, प्रतिकूल हो जाते हैं वहां के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से। तो उसी प्रकार से परागकण होने के लिए परागकण और वर्तिकाग क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से अनुकूल होना चाहिए कि जो आसानी से काम हो सके। अनुकूल का मतलब वही है कि हम अपना काम आसानी से कर सके। प्रतिकूल स्थिति का मतलब हो गया कि हम अपना काम आसानी से नहीं कर सके, ये भी बोल सकते हैं। कोई चीज लिखा हुआ है, कीट प्रेमी फूलों के परागकण तो चिपचिपे या चिपचिपे होते हैं ये पर सुलमय उद्वर। मतलब देखिए यहाँ पे दो चीजें दिया हुआ है, या तो ये चिपचिपे होंगे, पहला तो कंडीशन ये रहता है कि जो परागकण होते हैं चिपचिपे रहते हैं। ये दूसरा कंडीशन ये होता है कि ये क्या रहता है, सुलमय उद्वर्ध होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये इस पर क्या रहते हैं, कांटे या नुकीले निकले रहते हैं। मतलब इसमें कांटा टाइप का रहेगा इसके परागकण के ऊपर। दो तरीका का परागकण पाया जाता है, या तो चिपचिपा टाइप का रहेगा या उसके ऊपर क्या रहेगा, कांटा टाइप का निकला हुआ रहेगा। अगर चिपचिपा भी रहेगा तो उसके किसी के सतह से क्या हो सकता है, वो चिपक सकता है, या नोकीला या कांटा टाइप का भी रहेगा तो क्या होता है, फंस जाता है ना उसमें, उसके शरीर में क्या होता है, फंस जाता है। तो ये दो तरीका का हम लोग परागकण देखने को मिलना चाहिए। तो परागकण इस प्रकार से अनुकूलित होना चाहिए परागण घटना होने के लिए। कीट परागण होने के लिए परागकण ऐसा होना चाहिए, या तो चिपचिपा होना चाहिए या तो नोकीले होना चाहिए, उसमें कांटेदार होना चाहिए, जो क्या होता है किसी के सतह पर आसानी से वो चिपक सके। दूसरा दिया हुआ है, अनेक प्रकार के कीटों के लिए परागकण एक अच्छा क्या होता है, भोजन भी होता है। परागकण के बारे में इसके पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि परागकण में बहुत सारे विटामिन भी पाया जाता है। परागकण हम लोग क्या करते हैं, दवा के रूप में खाते भी है। ऐसा बताया गया था ना कि परागकण हम लोग क्या करते हैं, दवा के रूप में खाते भी है। परागकण एक भोजन का स्रोत होता है बहुत सारे कीटों के लिए। तो परागकण जब ऐसा होता है, परागकण अनुकूलित होना चाहिए कीटों को भोजन के लिए, इसलिए परागकण को लेने के लिए वो लोग कीट क्या हो सके, उसके पास जा सके। तो इसलिए लिखा हुआ है कि परागकण बहुत सारे कीटों के लिए क्या होता है, एक अच्छे भोजन का भी काम करता है। कीट परागित फूलों में वर्तिकाग, कीट परागित फूलों में वर्तिकाग जो होना चाहिए, चिपचिपी होने के कारण परागकणों को आसानी से अपने ओर क्या कर लेता है, चिपका लेता है। तो ये दोनों चीज परागकण में अनुकूलित होने के लिए परागकण में क्या पाया जाना चाहिए, और दूसरा वर्तिकाग कैसा होना चाहिए, ये दो चीज हम लोग पढ़े। ठीक, ये दो चीज पढ़े ना, खड़े होइए आप। परागकण और वर्तिकाग को अनुकूलित होने के लिए, उसमें परागण घटना हो सके, क्या क्या कैसा होना चाहिए, वर्तिकाग को कैसा होना चाहिए, परागकण को कैसा होना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, पढ़ने आए हैं ना। जब पढ़ने आए हैं तो कुछ पढ़ के जाइए, फिर बात करके जाने से क्या फायदा, फिर आने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप बताइए थोड़ा, आप बताइए परागकण और वर्तिका को कैसा होना चाहिए अनुकूलित होने के लिए, जो परागण की घटना हो सके। एक भी दो लाइन बता दीजिए, परागकण कैसा होना चाहिए। उधर ध्यान मत दीजिए, फिर किसी से पूछेंगे पता चल जाएगा, फिर आपको बताना पड़ जाएगा। चलिए कोई बता दीजिए तो, कैसा होना चाहिए। वर्तिकाग चिपचिपा होना चाहिए। परागकण कैसा होना चाहिए, परागकण भी दो तरीका का होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए या कांटेदार होना चाहिए। तो ये दो चीजें परागकण के बारे में ध्यान में रखिए लोग। और परागकण कैसा होना चाहिए, कीट को
भोजन योग्य, खाने योग्य होना चाहिए, जो कीट उसको क्या कर सके, खा सके। तो ये अनुकूलित होता है परागण घटना होने के लिए। ध्यान में रखिए लोग, परागकण के बारे में 3 चीजें, परागकण चिपचिपा होना चाहिए, कांटेदार होना चाहिए और भोजन युक्त होना चाहिए। कीट के लिए भोजन युक्त होना चाहिए, ये परागकण के 3। और वर्तिकाक का बात करते हैं तो वर्तिकाक के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ चिपचिपा होना चाहिए कि उस पर जाके परागकण क्या हो सके, चिपक सके। ठीक, अब बताइए परागकण में क्या क्या होना चाहिए। परागकण रंगीन नहीं होता है। हाँ, कांटेदार होना चाहिए। और एक और, और परागकण में मकरंद नहीं होता है। मकरंद कहाँ पे पाया जाता है वही बता दीजिए। फूल के कौन सा हिस्सा में मकरंद होता है, नाम बताइए। मकरंद कहाँ पे पाया जाता है, जो दल पड़ते हैं बाह्यदल पुंज या दल पुंज उसके आधार पर होता है, या और कहाँ पे हो सकता है, पुंकेसर पे हो सकता है। बैठिए लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए लोग, सीखिए लोग बैठकर, खाली बात करने मत ये लोग। पूरा क्लास से बात कीजिएगा तो यहाँ पर फिर आने से कोई फायदा है नहीं। कुछ पौधों के कीट परागण का वर्णन हम लोग करेंगे। जैसे एक पौधा का नाम दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, प्राइमूला। तो प्राइमूला पौधा का बात करेंगे। सबसे पहले इसका फूल का बनावट कैसा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, किसका फूल का बनावट कैसा होता है। तो इसका फूल का 2 प्रकार का, 2 टाइप का इसका फूल देखने को मिलता है। अभी कौन सा पौधा का हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइमूला का। इसमें 2 प्रकार का फूल देखने को मिलता है। इस पुष्प के दल संयुक्त होकर नालवत रचना बनाते हैं। जो दोनों के दोनों दल होते हैं वो दोनों संयुक्त हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नालवत रचना, मतलब क्या है, एक नाला टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसके ऊपर दल फैल जाता है। और इस पौधे में 2 प्रकार के फूल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, ये जो दोनों मिलकर यहाँ पे देखिए ऊपर तक ये फैल गया है, ये ही दल है। ठीक, इसमें भी यहाँ पर देख सकते हैं। अभी इसमें 2 टाइप का फूल हमको देखने को मिलता है। एक जो फूल होता है वो कैसा होता है, पिन आइड होता है। तो पिन आइड मतलब क्या होता है, तो इनमें वर्तिकाक, जो वर्तिका होता है लंबी होती है, इस कारण से वर्तिकाक पुष्प दल के नलिका के मुख के पास पहुंच जाती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तिकाक पुष्प दल नलिका के मुख पे क्या होता है, जो पुष्प दल है, यही वाला दल वाला हिस्सा है। तो ये इतना लंबा हो जाता है, देखिए यहाँ पर ऊपर तक, यहाँ तक इसके आसपास पहुंच गया। यही है ना हमारा क्या है, स्त्री केसर। स्त्री केसर में इसी को वर्तिका कहते हैं, ये वाला लाइन को वर्तिका है, यहाँ पे वर्तिका है। तो वर्तिका ये पूरा ऊपर तक पहुंच गया। लेकिन इसका जो देख सकते हैं, इसका जो क्या है, पराग कोश है, यही वाला पार्ट है किसका, पुंकेसर का। पराग कोश ये है, इसका कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। तो पराग कोश बहुत नीचे रह जाता है और ये बहुत ऊपर चला जाता है। तो ये जो वर्तिकाक होता है वो बहुत ऊपर चला गया, पराग कोश नीचे रह जाता है, तो उस वाले फूल को हम लोग बोलते हैं पिन आई। ठीक, उसके बाद इसका उल्टा जस्ट इसमें देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इसका यहाँ पे जो पराग कोश है कहाँ पे चला गया, ऊपर में। इसका जो वर्तिकाक है कहाँ पे आ गया, नीचे रह जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो ये जस्ट इसका उल्टा देखने को मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रम आइड कहते हैं। ठीक, तो थ्रम आइड कहेंगे, इसको पिनाई कहेंगे। पिनाई में क्या होता है, तो इसका जो वर्तिकाक होता है वो लंबा हो जाता है, इसमें वर्तिकाक क्या हो जाता है, छोटा हो, वर्तिकाक नीचे रह जाता है। ठीक, तो वर्तिकाक इसका नीचे रह जाता है, इसका ऊपर चला जाता है। तो इस प्रकार के दोनों फूल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस पर कीट जाएगा। कीट किस लिए जाएगा, जैसे कि मकरंद लेने जाएगा। तो जब मकरंद लेने जाएगा तो मान लेते हैं कि अगर इसका कहीं मकरंद इसको लेना है तो ये एक कीट के ऊपर आएगा, कहीं पर या तो इस पर आएगा या तो इस पर है, दोनों में से किसी के ऊपर आएगा। तो जब कीट आएगा और इसका सतह यहाँ पे क्या होता है, जैसे कीट आएगा तो कहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो दल होता है वो क्या हो जाता है, संयुक्त हो जाता है। संयुक्त होकर कुछ ऐसा पत्ती बनता है कि इसके ऊपर आसानी से आकर कीट क्या हो सके, बैठ सके। या तो इसके ऊपर बैठे या तो यहाँ पे आके बैठे, दोनों में से किसी के ऊपर बैठ सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कीट आके बैठा
तो कीट आके बैठने के बाद इससे क्या करेगा, मकरंद लेगा। मकरंद लेते समय क्या होता है, या तो इसका सर क्या होता है नीचे की ओर और जाता है। अगर मान लो कि अगर यहाँ पे मकरंद है, अगर यहाँ से इसके ये भी क्या है पुंकेसर है, पुंकेसर में भी मकरंद पाया जाता है। तो अगर इसका सर नीचे तक आया तो हो सकता है उसके सर में क्या हो जाए, परागकण चिपक जाए। जैसे उसके सर वगैरह परागकण चिपकता है तो चिपकने के बाद फिर से अगर ये यहाँ से उड़ के अगर दूसरे वाले फूल पे जाता है तो दूसरे वाले फूल से भी क्या करेगा, मकरंद लेगा। अगर यहाँ से भी मकरंद लेने की कोशिश करेगा तो हो सकता है उसके शरीर से जो मकरंद होगा, जो परागकण लेके आया हुआ उससे क्या होगा कि इसके आसपास इधर से कहीं से मकरंद लेने की कोशिश करेगा, इसके अंदर आने की कोशिश करेगा तो उसके सर में से जो चिपका हुआ है उस पर क्या हो जाएगा, वर्तिकाक पे आके चिपक जाता है। तो ऐसा घटना देखने को मिलता है कि या तो यहाँ से मकरंद लेगा तो उसके शरीर पर या सर पर कहीं पर क्या होता है, परागकण चिपक जाता है। और जब परागकण इसमें से या टूट के उसके शरीर पर गिर जाता है तो उससे भी चिपक जाता है, परागकण चिपकेगा, फिर दूसरे फूल पे जाएगा तो दूसरे फूल पे जाएगा तो वहां से क्या होगा कि जैसे वो अगर आसपास के जैसे वर्तिकाक से सटेगा तो उसके शरीर पर जो परागकण रहता है ना, ऑटोमेटिक ये चिपचिपा होने के कारण उसके कारण उस पर क्या हो जाता है, परागकण उससे चिपक जाता है। तो परागकण इससे चिपक जाएगा तो परागकण यहाँ पे पहुंच जाता है। तो इसका काम ही होता है जैसे भी करके जो परागकण है वो कहाँ पे लाकर रख दे, वर्तिकाक पे लाकर रख दे। ये फूल का वर्तिकाक है ना, वर्तिकाक पे आ जाए तब जाके यहाँ परागण घटना हो जाता है। तो ये फूल में इस प्रकार के परागण घटना देखने को मिलता है। ये हाइट नीचे ऊपर रहने का रीजन क्या है, तो हाइट नीचे ऊपर रहने से रीजन क्या होता है कि कहीं एक जगह जाने की कोशिश करता है कीट तो उसके दूसरे जगह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, दोनों सेम हाइट पर नहीं रहता है। तो यहाँ से एक जगह से लेकर दूसरे में पर परागण होने के लिए मतलब ये जरूरी होता है। शुरुआत में ही बताए थे कि अगर पर परागण होता है तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि उस पौधे में ज्यादा होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों का हाइट अलग अलग हो जाए, पुमांग का और जो स्त्री केसर है वो अलग अलग हाइट पर हो जाए, जिससे क्या होगा कि 100 परागण की घटना ना हो। बताए थे ना शुरुआत इसके पहले वाला क्लास में कि 100 परागण की घटना नहीं होने के लिए दोनों अलग अलग हाइट पर देखने को मिलता है। नहीं तो समान हाइट पर देखेगा तो 100 परागण हो जाएगा तो फिर पर परागण उतना जल्दी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। आगे एक और पौधा का नाम दिया हुआ जिसका नाम क्या है, सोलिया या गार्डन सेज कहते हैं। इस पुष्प के बाह्यदल पुंज और दल पुंज द्विओष्ठी होते हैं। देखिए इसका जो बाह्यदल पुंज जो होते हैं और दल पुंज जो होते हैं वो कैसा होते हैं, द्विओष्ठी होते हैं। ऊपरी ओष्ठ में पुंकेसर तथा वर्तिकाक ढकी रहती है तथा निचले ओष्ठ रूपांतरण से चबूतरा बनता है जिस पर कीट आसानी से क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ये सिंपल क्या कर रहा है यहाँ पर भी ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसका जो यहाँ पर देखिए ऊपर से ये लगेगा कि ढका हुआ टाइप का, यहाँ से ऊपर से ऐसे दिखेगा, ये वाला एक तरफ से ऐसे दिखेगा और दूसरे तरफ से नीचे ऐसे दिखेगा। यहाँ पर एक सत्ता टाइप का बन जाता है फूल का, मतलब दो ऊपर से निकलता है ना तो एक ऐसे झुक जाता है और एक कैसा हो जाता है, ऐसे झुक जाता है सीधा। तो इस पर क्या होता है, इस पर आके कीट बैठता है, इधर से ये झुका हुआ रहता है। तो इस पर जो जाके यहाँ पे झुकेगा इसी के हिस्सा से, इधर वाला हिस्सा से, इधर इसको हम लोग बोल रहे हैं अपर, ऊपर वाला ओष्ठ, इसको बोल रहे हैं कहाँ पे, नीचे वाला ओष्ठ बोल रहे हैं। नीचे वाला ओष्ठ थोड़ा छोटा हो जाता है, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसे झुका हुआ रहता है और नीचे वाला ऐसे सतह सीधा कर लेता है जिसके ऊपर इस पर आकर कीट बैठ सके, जो कि यहाँ पर दिखाया भी है। देखिए यहाँ पे ये झुका हुआ है, इसी के ऊपर आगे क्या होता है, कीट बैठता है और ये ऊपर से ऐसे निकला हुआ रहता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपरी ओष्ठ कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाला ओष्ठ कहते हैं। और नीचे वाला ओष्ठ पर क्या होता है, ये आके बैठता है। और जो ये ऊपरी वाला ओष्ठ होता है, ओष्ठ किसको बोला जा रहा है, तो पहले लिखा है कि पुष्प के बाह्यदल पुंज और दल पुंज जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर से और ऐसे क्या होता है, झुका हुआ रहता है ऐसे, और नीचे यहाँ पर पुंज छोटा होता है, ये ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पर सीधा हो जाता है, जिस पर आके क्या होता है, कीट बैठ जाता है। और जो ऊपर वाला ओष्ठ होता है, ऊपर वाला ओष्ठ से ही क्या होता है, दोनों चीज कनेक्ट रहता है, पुंकेसर भी कनेक्ट रहेगा और स्त्री केसर भी कनेक्ट रहेगा। तो वही चीज लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो ऊपरी ओष्ठ में क्या होता है, पुंकेसर तथा वर्तिकाक दोनों ढका हुआ रहता है। मतलब इसी में क्या होता है कि यहाँ पर इस पर यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिलेगा, पुंकेसर देखने को मिलेगा, इसी में हम लोग को वर्तिकाक भी देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही
ये पुष्प के इस वाले हिस्से पर ये क्या होता है, कीट बैठता है तो ऑटोमेटिक ये इधर से झुका हुआ रहता है, और जब झुका हुआ रहता है तो इसका परागकण ऑटोमेटिक इसके सतह से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जब इस पर ये बैठता है तो ये ऊपर से ये झुका हुआ रहता है, तो इसमें परागकण यहाँ पे रहता है परागकोश में, तो ये परागकण जो यहाँ पर आता है इसके शरीर से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। और जब इसके शरीर से चिपक जाएगा तो फिर ये दूसरे फूल के ऊपर जाएगा तो उसके वर्तिकाक से वो क्या हो जाता है, चिपक जाता है। जैसे इसके शरीर पर यहाँ पे आकर चिपका, फिर ये दूसरे फूल पे जाएगा तो यही प्रोसेस होगा, वहां से यहाँ पे जाकर मकरंद लेगा, तो दूसरा वाला पूरा वर्तिकाक भी ऐसे झुका हुआ रहता है, यहाँ पे वर्तिकाक भी नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, जैसे यहाँ पे आगे बैठेगा फिर वो परागकण जो होगा वर्तिकाक से क्या होगा, चिपक जाता है। तो क्या होता है कि यहाँ का जो परागकण होगा वो वर्तिकाक पे दूसरे फूल के वर्तिकाक पे चला जाता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है किसमें, गार्डन स्टेज में ऐसा देखने को मिलता है। इसका फूल का तो अलग अलग जो परागकण, कीट परागण होने के लिए फूल का भी बनावट क्या होता है, थोड़ा अलग अलग बनाया गया रहता है, जिससे क्या होगा, परागकण आसानी से हो सके। तो इसमें इस प्रकार का फूल देखने को मिल जाता है। दिया है एमॉर्फोफैलस, जिसका पुष्प लगभग 6 फीट लंबा होता है। ये भी कीट पुष्प के अंदर अंडे देते हैं। अब ये ऐसा पुष्प है कि इसके अंदर कीट क्या करते हैं, अंडा देने के लिए जाते हैं और वही क्या कराते हैं, पर परागण में मदद करते हैं। तो बहुत सारा ऐसा फूल होता है जिसके अंदर कीट जाकर क्या करता है, अंडा देता है। कीट अपना अंडे देने के लिए उस फूल के अंदर जाता है और उसके फूल को क्या फायदा हो जाता है, वो कीट क्या करा देता है, पर परागण का काम करा देता है। तो दोनों का एक दूसरे के बेनिफिट मिल जाता है। और इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फूल का, एमॉर्फोफैलस दिया हुआ है, जिसका फूल लगभग कितना फीट लंबा होता है, 6 फीट लंबा, समझ रहे हो, बहुत लंबा। ये किस टाइप का फूल होता है, जैसे देखते हैं कोई कोई फूल देखते हैं ऐसे बढ़ते जाता है ऊपर की तरफ से लंबा होते जाता है ना, उस टाइप का ये फूल देखने को मिलता है। 6 फीट लंबा हम लोग को यहाँ पे इसका फूल देखने को मिलता है। ध्यान में रखिएगा, इसका नाम क्या है, तो एमॉर्फोफैलस है। अब दिया है पक्षी परागण। तो पक्षियों के द्वारा क्या भी, पक्षी के द्वारा भी क्या होता है, पर परागण घटना होता है। अब कुछ पक्षी भी क्या कराता है, पर परागण घटना कराता है। पक्षियों में अगर बात करेंगे तो पक्षियों द्वारा जो परागित होने वाले पुष्प होते हैं वो कैसा होते हैं, तो फूल जो होगा कैसा होगा, साइज में बड़ा होगा, रंगीन होगा, लेकिन ये क्या होता है, गंधहीन होता है। गंधहीन का मतलब क्या, हाँ, वो ठीक, हीन में लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, नहीं होना। जैसे अगर रंगहीन लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा, रंग नहीं होगा, ठीक। तो इसमें गंध नहीं होता है। पक्षी लाल, पीले तथा नारंगी रंग के फूलों की ओर क्या होते हैं, ज्यादा आकर्षित होते हैं। जो पक्षी होते हैं लाल, पीले और नारंगी फूल के तरफ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। पक्षियों द्वारा परागित होने वाले पौधे में झुमका नाम दिया हुआ है, ठीक, पौधे का झुमका है। उसके बाद क्या है, यूकेलिप्टस प्रमुख है। तो ये दो नाम ज्यादा इसमें देखने को मिलता है, जो कि क्या देखने को मिलता है, तो इसमें पक्षी परागण होता है। अगर दिया हुआ है कैम्पसिस रेडिकेंस नामक पौधे में हेमिंग पक्षी से क्या होता है, परागण होता है। तो एक हेमिंग पक्षी दिया हुआ है, ये पक्षी किस में परागण करता है, तो परागण घटना किस में करता है, तो कैम्पसिस रेडिकेंस में करता है। ये कौन, तो हेमिंग पक्षी जो होता है, यहाँ पर आकृति भी दिया हुआ है, यही क्या है, हेमिंग पक्षी है, जो कि किस में, तो ये ध्यान में रखना है, कैम्पसिस रेडिकेंस में। रेडिकेंस ये पौधा का नाम है, वो क्या है, पक्षी का नाम है, इसमें ये परागण घटना कराता है। बेसिकली इसमें हम लोग परागण घटना अगर देखेंगे तो ये कैसे होता है, तो ये सभी को पता है, जो पक्षी होता है, पक्षी का क्या होता है, चोंच होता है ना, इसे निकला हुआ रहता है, इसी से क्या करता है, ये इसका भोजन युक्त जैसे मकरंद वगैरह लेता है, उससे खाता है। उसी के दौरान इसका शरीर से क्या हो जाता है, इसके चोंच वगैरह में क्या होता है, परागकण चिपक जाता है। फिर अगर ये दूसरे पौधे के पास जाता है तो उसके वाला जो परागकण होता है उसको वर्तिकाक से क्या हो जाता है, जाकर चिपक जाता है।
चमगादड़ द्वारा परागकण अगर देखेंगे तो कौन कौन सा पौधे में होते हैं? तो चमगादड़ भी परागकण कराता है। कुछ पौधे जैसे कि नाम याद रखना है, सेमल, कदम में परागण के चमगादड़ द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे दो नाम दिया हुआ है। इसमें देखिए जितना इंपॉर्टेंट, अब इसमें कोई खास चीजें है नहीं कि याद करने वाला है, बस आपको पता चल गया कि इसमें पक्षी परागण किस प्रकार से होता है। तो क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि चमगादड़ द्वारा कौन सा पौधा में पक्षी परागण देखने को मिलता है, चमगादड़ द्वारा कौन सा पौधा में। वैसे ही कुछ फूल और भी दिया हुआ है, जैसे मेलोकोफिलस पुष्प। तो जो भी देखो, तब यहाँ पर दिया हुआ है मेलोकोफिलस पुष्प दिया हुआ है। ये ऐसा पुष्प का ग्रुप है जिसमें इन लोगों के द्वारा क्या होते हैं, पक्षी परागण होते हैं। किसके द्वारा? घोंघे द्वारा, गिलहरी द्वारा, सांप द्वारा भी पक्षी परागण हम लोग को देखने को मिलता है। अब इसमें परागण की क्रिया होता है, तो इसे हमें दिया हुआ है कौन किस में करता है। घोंघे का अगर बात करेंगे तो ये कौन सा पौधा में देखने को मिलता है? एरेसी में। बोलो। हाँ, हम बोले कि घोंघा, गिलहरी, जो सांप होता है, ये भी क्या कराता है? पर परागण घटना कराता है। और ये तीनों जो भी पर परागण घटना कराएगा, उस फूल का, उस पुष्प का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? मेलोकोफिलस किलस बोला जाता है। ठीक, तो ये मेलोकोफिलस बोला जाता है जिस पुष्प में क्या करता है, ये तीनों के द्वारा क्या किया जाता है? पर परागण कराया जाता है। अब तीनों में ध्यान में ये रखना है कि घोंघे के द्वारा किस पौधे में कराया जाता है? तो एरेसी में कराया जाता है। वैसे ही बात करें गिलहरी का, बात करते हैं तो गिलहरी द्वारा किस पौधे में कराया जाता है? इरिथ्राइना इंडिका में कराया जाता है। इरिथ्राइना इंडिका में कराया जाता है। वैसे ही अगर सांप द्वारा पूछ दिया जाए तो ये किस में कराया जाता है? सॉफ्ट बूटी में कराया जाता है, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एरिसीमा कहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है किसके द्वारा कौन सा पौधा में पर परागण घटना कराया जाता है। देखिए जहां मेन इंपॉर्टेंट समझने वाला है वहां पे समझाना जरूरी हो जाता है। ये सब डायरेक्ट याद रखने वाला है कि कौन सा पौधा में किस जंतु द्वारा वहां पे क्या कराया जा रहा है, पर परागण घटना कराया जा रहा है, वो सब याद रखने वाला है। इसलिए उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हो सकता है सांप द्वारा कौन सा पौधा में कराया जाता है, उसका नाम यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। वायु परागण, सभी को पता है वायु मतलब हवा के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। तो वायु परागण होने के लिए फूलों में क्या विशेषता होना चाहिए? तो लिखा हुआ ये पुष्प भड़कीले नहीं होना चाहिए। भड़कीले का मतलब क्या होता है? मतलब बेकार नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई अट्रैक्शन ही नहीं हो, कोई उसमें कैथी नहीं हो, मतलब कुछ गुण अच्छा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मकर ग्रंथि और सुगंध का अभाव होता है। अब इसमें ऑब्वियस है कि कोई मकरंद का जरूरत नहीं है। हवा से परागण कराने के लिए मकरंद का क्या जरूरत है? मकरंद का जरूरत कब पड़ता है? जब कीट द्वारा होता है, कोई क्या होता है, पक्षी द्वारा होता है, तब जाके मकरंद का जरूरत पड़ता है। अब इसमें मकरंद का कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें सुगंध का भी कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज है कि इसमें सुगंध और मकरंद का कोई जरूरत नहीं होता है। और ये प्राय छोटे होते हैं, ये पौधा जो होते हैं छोटे पौधा में वायु परागण हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन इसमें परागकणों की संख्या क्या होता है? अनगिनत होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में परागकण निकलता है। तो अगर हम लोग वायु द्वारा परागण की बात करेंगे तो इसमें परागकण की संख्या क्या होता है? अनगिनत देखने को मिलता है। तो इसका था मतलब तो हम थोड़ी ना जानते हो, जो बोलेगा वही करेगा। तो जो परागकण इसमें होना चाहिए, इसमें क्या होता है? संख्या में अधिक होना चाहिए। इसलिए कि जब क्या होता है, हवा द्वारा, वायु द्वारा जब परागण घटना होगा तो ऑब्वियस है कि जैसे मानते हैं अगर दो फूल रहेगा तो यहाँ से ये है पुंकेसर है, तो यहाँ का क्या होगा? परागकण, इसमें परागकण बना, ये दूसरे फूल के वर्तिकाक पे इसको जाना है,
अब यहाँ से ये परागकण निकलेगा, जब वायु द्वारा निकलेगा तो क्या जब ये हवा के द्वारा जाएगा तो सब यहाँ पे पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। ऑब्वियस है कि कुछ पहुंचेगा, अगर यहाँ से 100 निकलेगा तो एक भी पहुंचने का चांसेस कम रहेगा। इसलिए इसमें संख्या क्या होता है, बहुत ज्यादा बनता है कि एक दो को वहां पे क्या हो जाए, पहुंच जाए। इसी कारण से इसमें बहुत अनगिनत परागकण का निर्माण होता है जो कि यहाँ पर आसानी से ये पहुंच जाए। इसलिए कि ये फैलेगा तो बहुत सारा इधर उधर बर्बाद हो जाएगा और कुछ संख्या में वहां पे क्या वहां पे पहुंच पाएगा। इसी कारण से इसमें जो क्या होता है, जो परागकण होता है अनगिनत संख्या में इसको देखने को मिलता है। ये वायु परागण कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन कौन सा पौधा में? मक्का, चावल, गेहूं, बांस, घास, गन्ना, ये सब पौधे में क्या होता है, वायु परागण हम लोग को देखने को मिलता है। ये वायु परागण का एग्जाम्पल याद रखिएगा, मक्का में, चावल में, गेहूं में, बांस में, घास में, गन्ना में, तो ये सब में क्या होता है, वायु परागण होता है। ताड़ में, ये सब में होता है। मक्का का दिया हुआ एग्जाम्पल कि मक्का में आप पौधों में बात करेंगे तो इसमें लगभग परागकण कितने बनते हैं, एक फूल में परागकण का संख्या देख सकते हैं कितना है, कितना लिखा हुआ है, 1,85,00,000। ये लगभग दिया हुआ है, मतलब ऐसा नहीं एग्जैक्ट होता है, तो लगभग इतना परागकण का निर्माण होता है। तभी हम लोग क्या पढ़े कि वायु द्वारा फूलों में परागित होने वाले के लिए क्या क्या विशेषता होना चाहिए। मतलब जो वायु होता है तो वायु द्वारा जो परागित होगा पुष्प पे, तो उस पुष्प में क्या क्या विशेषता होना चाहिए उसके बारे में दिया हुआ था। दूसरा लाइन बता सकते हैं आप लोग? अब देखिए क्या चीज सर जी पूछते हैं, बोलिए, आप ही बोलिए, खड़े हुए। वायु द्वारा परागित होने वाले पुष्प में क्या क्या विशेषता होना चाहिए? आप बताइए रिजवान, आप बताइए। आपका फॉर्म नहीं जमा अभी तक हुआ है, फॉर्म लगेगा। हाँ तो अगला पूछ लीजिएगा, बोलिए। हाँ, रंगहीन होना चाहिए। इतना देर पढ़ाएगा के लिए, फिर बुक देख के बोलिए, दिमाग में बैठना चाहिए ना। आप बोलिए। आप वायु परागित होने के लिए पुष्प में क्या क्या गुण होना चाहिए? ये सब ऐसा चीज है कि अभी सुन के ही दिमाग में बहुत सारी चीज बैठ जाएगा, अलग से कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें सुगंध का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। इसमें मकरंद का कोई आवश्यकता नहीं है, मकरंद नहीं होना चाहिए, मकरंद का कोई काम नहीं है। लेकिन परागकणों की संख्या क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यही सब विशेषता होना चाहिए वायु परागित होने के लिए। बैठिए लो। आगे जल परागण। तो जल परागण जो होता है सामान्यतः कौन से पौधों में देखने को मिलता है, जलीय पौधा में। जो भी जल में पौधा पाया जाता है उसी पे जल परागण। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे जल में पाए जाने वाले पौधा में जल परागण ही हो, लेकिन अधिकतर जो जल में पाए जाने वाले पौधा हो तो उसी में क्या देखने को मिलता है, जल परागण देखने को मिलता है। वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है। परंतु कुछ पौधे जैसे कि नाम दिया हुआ है कमल, तो जो कमल का पौधा होता है उसमें क्या होता है, कीट परागण होता है, उसमें जल परागण नहीं होता है। वो भी जलीय पौधा है, लेकिन जलीय पौधा होने के बावजूद भी क्या होता है, वो कीट परागण देखने को मिलता है। लेकिन जल परागण का बात करेंगे तो हाइड्रिला में होता है, वेली सिनेरिया में होता है। इसमें दोनों में क्या देखने को मिलता है, जल परागण देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा लोग, जल परागण किसमें। लेकिन अब यहाँ पर एक ध्यान में रखना है कि जो कमल है ये भी जलीय पौधा है, लेकिन इसमें क्या होता है, कीट परागण होता है। जल परागण समानता जलीय, वही चीज आ गया क्या, ऊपर वाला वही है। अब यहाँ बात किया जा रहा है किसके बारे में, वेलिसिनेरिया के बारे में। तो वेलिसिनेरिया जो है कैसा है पौधा, एक लिंगाश्रीय है। एक लिंगाश्री का मतलब क्या होता है, आप बताइए। एक लिंगाश्री का मतलब क्या होता है? हाँ
हाँ, फूल का वही एक ही अंग हो, या पुंकेसर हो या तो स्त्री केसर हो। ठीक, तो वेलिसनेरिया कैसा पौधा है? तो एक लिंगाश्री पौधा। बैठिए। जब नर पुष्प विच्छेदित होकर पानी पर तैरने लगते हैं, क्या बोला जाए, जो नर पुष्प होते हैं, अब ऑब्वियस है कि पौधा जब अलग अलग में होगा, नर पुष्प अलग होगा और मादा पुष्प अलग होगा। इसमें जब एक लिंगाश्री है तो दोनों का पुष्प अलग अलग देखने को मिलेगा। नर पुष्प अलग होगा अलग पौधा में और मादा पुष्प अलग पौधा में होगा। तो अगर जो नर पुष्प है वो क्या होगा, विच्छेदित हो जाएगा, होकर पानी में क्या होने लगता है? विच्छेदित मतलब क्या होता है? टूट जाता है। फूल उससे क्या हो जाता है, जो नर पुष्प वाला फूल होगा वो पौधा से क्या हो जाता है, पहले टूट जाता है, और टूट के क्या हो जाता है, तो ये पानी के ऊपर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। जो स्त्री पौधे होते हैं में वृंत जो होता है, जो स्त्री पौधा के जो वृंत की लंबाई में वृद्धि करके पुष्प को जल की सतह पर लाता है। तो जो स्त्री पौधा होता है उसके जो जिससे जुड़ा हुआ रहता है फूल मान लो कि से जुड़ा हुआ है, तो इसका लंबाई ज्यादा होता है कि ये कहाँ पे, इसका जो फूल दिखे वो कहाँ पे दिखे, जल के सतह के ऊपर दिखे। तो जो स्त्री पौधा होते हैं, जो मादा पौधे होते हैं, उनका जो वृंत होता है लंबा होता है, जिससे क्या होता है कि फूल के जो वृद्धि करके पुष्प कहाँ पे, सतह पे दिखना चाहिए, पानी के सतह पे। अब जो ये नर पुष्प जो टूट के गिरा हुआ है, अब पानी में तैर रहा है, तो तैरते हुए क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो मान लेते हैं कि यही जल का स्तर है। अगर ये जल का स्तर है और यहाँ पर ये कौन है, तो ये मादा पुष्प है। अब यहाँ से ये क्या हो गया कि इधर से ये फूल जो है ये टूट के क्या होगा, गिर गया है पानी में, और ये तैरते हुए इधर आ रहा है। अब ये तैरते हुए आएगा तो इसके कहाँ से इसका संपर्क होगा, तो इसमें तैरते हुए आता है, और तैरते हुए आने के बाद इसमें जो पराग कोश होगा उससे परागकण क्या होगा, निकलेगा, और निकल के इसके वर्तिकाक पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब यहाँ पर ये टूट गया है फूल, कौन सा, नर वाला फूल। तो नर वाला फूल टूट जाता है, खत्म हो जाता है, इसलिए उसमें सिर्फ परागकण का जरूरत पड़ता है। परागकण इससे क्या हो गया कि यहाँ पे पहुंचेगा, जैसे जैसे पराग कोश से परागकण निकलेगा, इसके वर्तिकाक से क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। वर्तिकाक से जैसे ही चिपक जाएगा तो इसके पास आ गया परागकण आ गया। अब परागकण आ गया तो इसका कोई फूल का कोई मतलब नहीं, ये वाला फूल का, लेकिन इसका अभी जरूरत है, तो ये नहीं टूटता है, ये पौधा से क्या होता है, लगा हुआ रहता है। इसलिए कि इसको क्या करना है, बीज का निर्माण करना है, तो बीज का निर्माण करना है तो ये टूटता नहीं है, इससे लगा हुआ रहता है। अब यहाँ से क्या होगा, जैसे ये इसमें परागकण इसके पास पहुंच जाता है, तो अब ये जल के ऊपर के सतह पे आया था ना, कि फिर क्या हो जाता है, इसका जो वृंत होता है वो लिपेटने लगता है, कुंडली बनाने लगता है, और कुंडली बना के फिर कहाँ पे चला जाता है, जल के अंदर चला जाता है। तो वैसे लिखा हुआ है, फिर कुंडली बना के क्या हो जाता है, जल के अंदर चला जाता है। तो जल के अंदर जाके वहां पे क्या होता है, बीज वगैरह का फिर बाद में जाके निर्माण होता है। तो इस तरह से इसमें हम लोग परागण घटना देखने को मिलता है, किसमें, वेलिसनेरिया में देखने को मिलता है। वेलिसनेरिया एक लिंगाश्री है, इसमें नर पुष्प और मादा पुष्प क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और समझ में आ गया। अभी हम बोल देंगे 2 लाइन लिखने के लिए, लिख दीजिएगा इसके बारे में, है। चलिए कल आइएगा तो लिखवा देंगे। आगे है रेनिकुलस रेपेंस। अब ये जो पौधा है रेनिकुलस रेपेंस, इसमें वर्षा जल के साथ बूंद के साथ क्या होता है, परागण घटना देखने को मिलता है। तो चीज लिखा हुआ है, में वर्षा जल के बूंद के साथ साथ परागकण परागकोशों से विच्छेदित होकर वर्तिकाक के परागित करते हैं। अब इसमें क्या होगा, वर्षा जल जैसे बारिश होते रहेगा, बारिश होते टाइम में क्या होता है कि जो परागकण होता है वो परागकोश से क्या हो जाता है, विच्छेदित हो जाता है, मतलब उससे टूट जाता है, निकल जाता है, और निकल के कहाँ पे जाके, पानी के बूंद से टकराने के बाद पानी के साथ कहाँ पे जाके, वर्तिकाक से जाके टकरा जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं यहाँ पर अगर एक पौधा है, सब जल में ही रहेगा, बारिश हो रहा है, तो बारिश होगा तो हो सकता है बारिश के कारण इस पर आके टकराएगा, बारिश के बूंदे गिरेगा, और इसमें से क्या होगा कि परागकण टूट के निकलेगा, निकलने के बाद फिर से वापस टकरा के इसके वर्तिकाक में पहुंच जाता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ये वर्षा जल के कारण यहाँ पर परागण घटना होता है, किसमें, रेनिकुलस रेपेंस में। आगे है सीरोटोफिल्म में दिया हुआ है कि में परागण घटना कैसे होता है। तो परागण पानी के सतह के कहाँ पे होता है, अंदर जाकर
वर्तिकाक से क्या होता है, परागित होता है। तो इसमें जो परागण घटना होता है ये पानी के सतह के अंदर होता है, जो परागकण होता है वो पानी के सतह के अंदर जाके मिलता है। 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है जल परागण का, ध्यान में रखिएगा लोग। एक तो सतह के ऊपर हम लोग देखे, उसके बाद देखे क्या होता है, वर्षा जल के कारण होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे पानी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। तीनों को ध्यान में रखिएगा। अब इसका लाभ क्या होता है, पर परागण हो रहा है तो इसका कुछ क्या होगा, लाभ भी होगा। तो लाभ के रूप में हम लोग क्या देखने को मिलता है, इस विधि में 2 भिन्न वंशानुक्रम लक्षणों का क्या होता है, मेल होता है, जिससे उत्पन्न संतान अधिक स्वस्थ होते हैं। इसके पहले ही बताए थे कि कभी भी हम लोग पर परागण कराते हैं तो 2 जब पौधा लेते हैं दोनों का गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों का गुण जब अलग अलग होगा तो दोनों का गुण उसमें आएगा। एक का गुण कैसे आएगा, तो एक का गुण परागकण से आएगा, दूसरे का गुण क्या होता है, स्त्री के शरीर में जो होगा उसके गुण आएगा। तो दोनों का गुण हम लोग को देखने को मिलेगा। जब दोनों का गुण मिलेगा तो हो सकता है कि कोई नया गुण का निर्माण हो, कुछ नए पौधा में कुछ नए चीजें देखने को मिलेगा। तो इसका ये लाभ हमको देखने को मिल जाता है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि आज के डेट में ये बहुत इस पर रिसर्च भी चलता है कि अच्छे से अच्छे गुण वाले बीज का निर्माण किया जाए कि खेती वगैरह में करने में क्या हो, लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। जो हम लोग गेहूं का बीज उगाते हैं उसमें ज़्यादा कम बीज में ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा हो, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का मात्रा हो, कम जगह में क्या हो, ज़्यादा फसल का निर्माण हो, पौधे का हाइट ज़्यादा नहीं हो, लंबाई ज़्यादा नहीं हो। लंबाई होने से भी नुकसान होता है ना, बारिश होता है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखा जाता है कि ऐसा गुण वाला बीज बनाया जाए। ये सब ऐसा गुण वाला बीज तभी बनता है जब हम लोग पर परागण इंसान के द्वारा कराया जाता है। इंसान सोचता है कि चलिए ये 2 पौधा को क्या करते हैं, आपस में पर परागण कराते हैं, जिससे क्या हो, जैसे कि ऐसा क्यों कराया जाता है, जैसे मान ले कि एक में गुण क्या है, एक में गुण है कि उसका हाइट बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि अगर हाइट छोटा हो रहा है लेकिन उसमें प्रोटीन का मात्रा कम है, ये एक दिक्कत आ रहा है। हाइट छोटा है ठीक है, लेकिन प्रोटीन का मात्रा क्या हो गया, कम हो गया। एक क्या है कि एक का हाइट बहुत ज्यादा हो जा रहा है लेकिन प्रोटीन का मात्रा क्या है, अच्छा है। लेकिन हमको चाहिए कैसा कि प्रोटीन का भी मात्रा क्या हो, अच्छा हो, और हाइट भी क्या हो, छोटा हो। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों के बीच में पर परागण करा देंगे। जब दोनों के बीच में पर परागण कराएंगे तो 4 प्रकार के बीज मिल सकता है। एक मिलेगा कि लंबाई 12 हो जाए और प्रोटीन का मात्रा भी कम हो जाए, तो गया काम से, उसका हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि जो पहले से था, एक लंबाई 12 हो जाए, प्रोटीन का मात्रा कम हो, पहले से ही था वैसा मिल जाए। तीसरा हो सकता है कि प्रोटीन का मात्रा क्या हो, कम हो, और लंबाई क्या हो, छोटा हो, वो भी पहले से था। चौथा ये गुण हो सकता है कि प्रोटीन का मात्रा अच्छा भी मिल जाए और लंबाई भी क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो 3 को तो रिजेक्ट कर देंगे, चौथा वाला बीज को क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अब उस चौथा वाला बीज का निर्माण ज्यादा मात्रा में करना होगा तब ना मार्केट में उसको उतारेंगे। तो ज्यादा मात्रा में करने के लिए अब उस बीज को लगाएंगे और उसमें 100 परागण करा देंगे। 100 परागण से क्या होगा, फिर उसमें दूसरा कोई गुण नहीं आएगा, वही वाला गुण रहेगा। तो 100 परागण करके ज्यादा मात्रा में उसका निर्माण कर लेंगे और उसके बाद मार्केट में उसको क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, वही मार्केट में बिकता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। हाइब्रिड बीज नाम सुनते हो आप लोग, हाइब्रिड बीज आया है तो उसमें क्या होता है, कुछ नया गुण लेकर लाया जाता है तो उसी को हाइब्रिड बोला जाता है। तो इस तरह से गुणों में परिवर्तन करने के लिए पर परागण क्रिया कराया जाता है पौधों में। तो इस तरह से पहला लाभ यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा है पर परागण के माध्यम से पौधों की नई किस्में पैदा, अभी यही चीज समझाए, इसमें नया किस्में उत्पन्न हो गया। चौथा वाला जो बताया वो क्या हो गया, नया किस्म हो गया, तो उसी को बोला जाता है कि इसमें नया किस्म का निर्माण किया जाता है। पर परागित पुष्पों से उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं, मतलब ये ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादा दिन होता है, इसका जीवन का क्षमता जो होता है ज्यादा दिनों तक होता है। जैसे बीज का भी अपना क्या होता है, एक जीवन क्षमता होता है। सभी को पता है कि बीज क्या रहता है, जीवित रहता है। तो बीज जो जीवित रहता है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, ज्यादा दिन तक उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका जीवन क्षमता भी क्या होता है, ज्यादा होता है, जो पर परागित पुष्प से बने रहते हैं बीज। अब इसका कुछ हानि भी होता है। हानि कहाँ पे देखने को मिलता है, तो पहला दिया हुआ पर परागण में अनिश्चितता बनी रहती है। पर परागण में अनिश्चितता होता है कि पर परागण हो पाएगा कि नहीं, इसलिए कि ये तो क्या है, कीट द्वारा कराया जा रहा है, वायु के द्वारा कराया जा रहा है। 100 परागण में क्या होता है, आपस में पास पास रहता है, तुरंत हो जाता है 100 परागण। लेकिन ये क्या है, अनिश्चितता रहता है कि जो परागकण है वर्तिकाक तक पहुंचाने वाला दूसरा कोई है, वो पहुंचा पा रहा है कि नहीं पहुंचा पा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा।
तभी जाकर क्या होगा, पर परागण हो पाएगा। इसमें अनिश्चितता ज्यादा रहता है, निश्चित नहीं रहता है कि हो ही जाएगा, क्या रहेगा, अनिश्चितता रहता है, इस चीज को देखने को मिलता है, तो ये इसका एक हानि है। दूसरा है, इस वही चीज लिखा हुआ है कि इसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अब ऐसे कि इसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, कीट पर निर्भर रहना पड़ता है, पक्षी पर निर्भर रहना पड़ता है, वायु पर निर्भर रहना पड़ता है पर परागण कराने के लिए, तो ये इसका हानि है। दूसरा है, पर परागण बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। अब देखो, पर परागण जिसमें होता है उसमें जो परागकण होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है, इसलिए कि क्या होता है कि अनिश्चितता ज्यादा रहता है। अगर थोड़ा सा मात्रा में बनेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मात्रा में बनेगा तो होगा ही नहीं, ज्यादा चांसेस रहेगा ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, बाहर में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें जो परागकण होता है ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। और कोई चीज को बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ता है। पौधा क्या ऊर्जा नहीं खर्च करता है क्या, पौधा ऊर्जा खर्च करता है ना कोई चीज का निर्माण करने में, तो पौधा भी ऊर्जा खर्च करता है। पौधा को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, पौधा का ऊर्जा कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से मिलता है। हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, हम लोग को पौधा से मिलता है। तो मतलब मेन ऊर्जा कहाँ से आ रहा है, सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से पौधा ले रहा है, फिर पौधा को खाने वाला अलग अलग जीव ले रहे हैं, हम लोग जीव को भी अलग अलग खाते जंतु को, तो उससे भी ऊर्जा मिलता है। लेकिन ऊर्जा डिवाइड होते जाता है, पौधा का जितना ऊर्जा मिला उसका 10% ऊर्जा उसको खाने वाला को मिलता है, बात समझ में आ रहा है, और उसको फिर खाने वाला को उसका 10% मिलता है, तो ऊर्जा क्या हो जाता है, घटते जाता है। तो ये चीज दिया हुआ है कि इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, इसलिए परागकण ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है। अनेक परागकण व्यर्थ चले जाते हैं, तो वही ये हानि है कि इसका परागकण बहुत सारा व्यर्थ चला जाता है, कोई काम नहीं आता है। जब ये वायु में निकलता है तो पक्षी द्वारा वहां पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, तो उसमें बहुत सारा जो परागकण होता है व्यर्थ चला जाता है। परागकण द्वारा प्राप्त बीज मिश्रित गुणों वाले हो जाते हैं। अब देखो, जो बीज होता है तो जो मिश्रित गुण वाला हो रहा था, तो मिश्रित गुण वाला में हम लोग क्या हो रहा था, फायदा वाला भी हो रहा था और नुकसान वाला भी हो रहा था, तो वो नुकसान वाला भी देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से लिखा हुआ कि मिश्रित गुण वाला हो जाता है, तो उसका ये हानि भी है। इस चीज का था, इसका लाभ और हानि था, और लाभ और हानि अपने से लिखने आना चाहिए, पर परागण का क्या लाभ होता है क्या हानि होता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं।